मैं इतनी देर से एक बात जरूर देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं। ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि पहले लोग ज्यादा दिख रहे थे, अभी धीरे धीरे भाग रहे हैं। ये भागने की परंपरा आदिवासियों में नहीं है। और रही बात इस कार्यक्रम में, जब मेरे को इनविटेशन आया, हमारे कुछ बिरसा ब्रिगेड के साथी लोगों ने बोले, रंजना ताई ने बताए, तो मेरे को ऐसा समझा नहीं कि भाई ये प्रोग्राम काहे के लिए रखा गया है, कहीं इलेक्शन विलेक्शन का कनेक्शन तो नहीं है। मैं दोनों तीनों चीजें देखा। उसके बाद 13 सितंबर का मामला देखा मैंने, और 13 सितंबर के मामले को देखकर मैं यहां पर आया। यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 सितंबर की मान्यता को रद्द कर दिया। अब इसमें ताली बजाने की क्या बात है। ये सरकार ने तुम्हारे अधिकार दिवस को मान्यता नहीं दी। अगर मान्यता देते तो पूरे देश में इसको मनाया जाता था। साथियों, ये झगड़ा है आदिवासियों के राष्ट्रीय अधिकारों का और आदिवासियों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का। इस देश की सरकार इस देश के मूल मालिकों को, यानी आदिवासियों को, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से वंचित करना चाहती है। कुछ लोग दबे कुचली छोटी मोटी भाषा डर डूर के बात करते हैं। इधर कोई डर वर का लफड़ा नहीं है। ये अपनी बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं। जिस देश के मोदी जी प्रधानमंत्री है, उस देश के आप मालिक हो। अपनी पहचान को खत्म मत करो, क्योंकि आदिवासियों का जो मुख्य झगड़ा है, जो संघर्ष है, उनकी पहचान के लिए, उनके अधिकारों के लिए है। जब बात अपनी पहचान और अधिकारों की होती है, वहां कोई समझौता नहीं होता। वहां समझौता नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर भगवान टंटा भील ने समझौता किया होता तो आपके बदन पे कपड़े नहीं होते। अभी ताली नहीं बजाना कोई। भगवान टंटा भील ने अपने गले में फांसी नहीं लगाई होती, माफी मांग लिया होता तो आपके पास जमीन के टुकड़े नहीं होते। ये जो अधिकार दिवस हम लोग मना रहे हैं, कोई भगवान ने नहीं दिया तुमको अधिकार। तुम्हारे भगवान कौन है? 1911 के रिकॉर्ड निकालो, जाओ पीछे, उसका 7 बड़ा टटोलो, उसका रिकॉर्ड टटोलो कि तुमको जमीन किसने दिया, क्यों मिली, किस लिए मिली। आज उस बात पे बात करना बहुत जरूरी है। आप अधिकारों की बात कर रहे हो, आप हक की बात कर रहे हो। अधिकार और हक किसने दिया? भगवान ने दिया। आपके पास जमीन का टुकड़ा है, उसके पीछे आपके समाज के क्रांतिकारियों का हाथ है। उनकी जाने गई, हजारों लोग मारे गए सतपुड़ा और सह्याद्री में, हजारों की संख्या में, जिसकी गिनती गवर्नमेंट ने नहीं करी। कुछ आते हैं हमारे पास आलतू फालतू और बताते हैं ये फलाना है, ये फलाना देशभक्त है। ये देशभक्त की परिभाषा आपको समझाते हैं। जिसकी कौम देशभक्त है, इस कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है। जिस आदमी ने पूरी कौम के, आज आपको जो भील वंश की बात कर रहे, चाहे पावरा हो, भील हो, बिलाला हो, बारेला हो, गावित हो, ठाकर हो, ठाकरा हो, ये जो आज आप लोग जमीन की अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये किसकी वजह से
देश आजाद नहीं हुआ था, देश का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में नहीं आया था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त आपको टंट्या भील ने अधिकार दिलाया, जिसको रिकॉग्निशन एक्ट बोलते हैं, जिसको प्रमाणित कानून बोलते हैं। वो लैंड रिकॉग्निशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन नहीं, लैंड रिकॉग्निशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है भूमि संपादन अधिनियम। लेकिन जो रिकॉग्निशन एक्ट है, यानी जिस जमीन पे आप रह रहे हो, जिस जमीन को आप बो रहे हो, उसके आप मालिक हो, यह बात टंट्या भील की वजह से हुई है। उसको भुला दिए। साला कोई डाकू बोलता है, कोई चोर बोलता है, तुम अपने भगवान को डाकू और चोर बोलते हो। यह सरकार तुमको क्रिमिनल ट्राइबल बोलती है। ये जो भील बारेला पावरा बैठे, इनसे पूछो 1912 तक, 1932 तक आपके बच्चा अगर आपका पैदा होता था तो उसके सामने भी क्रिमिनल ट्राइबल लिखते थे, क्रिमिनल ट्राइब। जाओ पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड तक तोड़ लो। गुनहगार जमात, और गुनहगार जमात के खिलाफ में ऐसा कानून था कि अगर किसी भील को मारते, बारेला को मारते, बिलाला को मारते, तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होगी। मैं यहां से आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं, तुम्हारा बच्चा पैदा होते से गुनाहगार था इस देश में। वो आजादी दिलाने वाले भगवान का नाम है भगवान टंट्या भील राघोजी मांग। फिर ताली बजाए तुमने, पहले सुन लो। ये जो दो बातें हैं, अधिकारों के नाम से हमको बरगल आते हैं। 2 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जो जमीन आपके पास है, ये जमीन देने वाले लोग हैं। आपको जमीन मिली, उनकी जान गई। जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे लटकाए, उसको भगवान का दर्जा मिला। आपने टंट्या भील ने आपके लिए सब कुछ किया, उसको आपने गुनहगार, डकैत का दर्जा दिया। यह समाज का पढ़ा लिखा आदमी समाज के साथ गद्दारी किया है। जो अपने भगवान को, अपने बाप को क्रिमिनल बोलता है, डकैत बोलता, डरता है क्या बे उसका फोटो लगाने के लिए। ये गांधी का आंदोलन नहीं था, बाबा साहब का आंदोलन नहीं था, उसके पहले टंट्या भील का आंदोलन था। उस आंदोलन ने आपको जमीन का मालिक बनाया। उस आंदोलन की विचारधारा ने आपको इस देश में आदिवासियत की पहचान दिलाई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने वही एक्ट रखा, संविधान बनाते वक्त उसी कानून को रखा जो कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन से बना हुआ था। जो लैंड एक्विजिशन 1898 में बना था, उसी को उन्होंने संविधान में एज इट इज रखा कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। तब आरक्षण नहीं था। जब देश आजाद नहीं हुआ तो आपके जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन। आजादी के पहले इस देश की 62% जमीन आदिवासियों की थी। ये लैंड को छुपा रहे हैं। जब भारत सरकार गिरवी रखने गई, लोगों को डी इन्वेस्टमेंट की तरफ बुलाया, यहां पर व्यापार करने बुलाया, तब ये पोल खुली कि भारत की 62% जमीन आदिवासियों की है। इस देश की आधी से ज्यादा जमीन का मालिक आदिवासी है। इस देश में आपके साथ जो भेदभाव हुआ है, उसको समझने की जरूरत है। एक उच्च वर्णीय आदमी के पास उसकी जमीन है, उसमें भी गेहूं होता है, उसमें भी चावल होता है, उसमें भी धान होता है। और आदिवासी की जमीन पर भी धान होता है, गेहूं होता है, चावल होता है। उसकी जमीन 1 करोड़ रुपए एकड़, और आदिवासी की जमीन 10 लाख रुपए एकड़। यह भेदभाव क्यों है? किस लिए है? इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, उसको समझो। अरे आपकी जमीन की कीमत अगर इन लोगों की जमीन के बराबर कर देते तो देश का आदिवासी मालक नहीं, विश्व का सबसे अमीर आदमी होता है। उसकी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए एकड़, और आदिवासी की जमीन की कीमत 10 लाख रुपए एकड़। क्यों?
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार का मूल्यांकन है। ये सबसे बड़ा भेदभाव है। विश्व के सभी देशों में आदिवासी लैंड नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है, लेकिन भारत में षड्यंत्र करके ट्रांसफरेबल लैंड बना दिए इसको, यानी परिवर्तनशील भूमि। आपके एरिया में 13 प्रोजेक्ट आ रहे हैं बारू दादा, जो ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो बना है उसमें 13 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें 1,22,000 हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की जाएंगी। करीब करीब 15 से 25,000 आदिवासी परिवार हमेशा हमेशा के लिए अपने पूर्वजों की जमीन से भगाए जाएंगे। क्या करोगे आप? कैसे करोगे आप? आदिवासी का क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है ये सिरपुर, आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन कंट्रोल दूसरे का है। ताली बजाने वाली बात है, ये गांडूगिरी क्यों कर रहे हैं हम? क्षेत्र हमारा, लोग हमारे, नियंत्रण दूसरे का। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी अपनी सोच जिंदा नहीं है, हमारी सामाजिकता जिंदा नहीं है, हमारे दिमाग में समाज नहीं है, हमारे विचारों में समाज नहीं है। हमारे विचारों में नेता है, पार्टी है। मैं नेता बड़ा कि समाज, पार्टी बड़ी कि समाज? तो उसको बचाओ पहले। आपके बदन पे कपड़े हैं, आपके पास नौकरी है, आपकी पहचान है, ये केवल समाज की वजह से है। आपके आदिवासियों के जीवन में समाज भगवान से बड़ी चीज है। इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहता है। और ये सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और अपने कुछ बेवकूफ नेता ताली बजाते हैं सारे। तुमको वनवासी बोलते हैं, फिर भी ताली बजाते हैं। अबे इतनी गुलामी क्यों? तेरी आने वाली पीढ़ी का क्या, तेरे बाल बच्चों का क्या होगा? तेरी पहचान ही खत्म कर रहे, तुम्हारी तो जड़ी खत्म करने के पीछे पड़े हुए। इस षड्यंत्र को समझने की कोशिश करो। अगर इस षड्यंत्र से नहीं निकलोगे तो अपने बाल बच्चे भी गुलामी की जिंदगी जिएंगे। ये जो माहौल बनाया जा रहा है आदिवासियों के इर्द गिर्द कि भाई आदिवासी तो बेवकूफ है, सिरपुर का तो नियंत्रण हमारे पास में है, ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि समाज के पास सामाजिक नियंत्रण आ जाए। जब हमारी मां बहनें इनकी सड़क के सामने जाती है तो इनको देखने का नजरिया अलग है। बेचारे, मैं सुबह देखा लकड़ी के ढक्के लेकर, कट्टे लेकर वो हमारी मां बहनें जा रही थी, और कुछ लोग उनको हंस रहे थे क्योंकि उसकी कमर दिख रही थी। ये परिस्थितियां है हमारी। यही कमर माधुरी दीक्षित की दिखती तो साले ताली बजाते। अरे उसकी मजबूरी देखो, उसका फटा कपड़ा है करके उसका जिस्म दिख रहा है, वो तो जिस्म दिखाने के पैसे ले रही है। मेरे को जब भी वारू दादा की बातों पे से एक उदाहरण याद आया। दादा, बस्तर करके एक बेल्ट है, बस्तर में नारायणपुर करके एक एरिया है, वहां पे आदिवासी लोग हैं। वो लोग शिवरात्रि के दिन भर मेहनत करते हैं। यानी उपवास कैसे करते हैं? दिन भर मेहनत करते हैं, जब तक के बदन का पसीना नहीं निकलता वो लोग अनाज को हाथ नहीं लगाते। जब तक के हाथ से, माथे से पसीना नहीं निकलेगा उस दिन वो अनाज को हाथ नहीं लगाते। ये एक आदिवासी संस्कृति का उदाहरण है। और दूसरी तरफ उपवास करते हैं, खाने को बहुत है लेकिन आज हमारा उपवास है। ये श्रमिक संस्कृति है। पंडा एक ही मंत्र बोल बोल के एक ही मंत्र बोल के आपको और भगवान तीनों चारों को बेवकूफ बनाता है।
हम उसके पैर पड़ते हैं। हमारा क्लास 1 ऑफिसर पंडे के पैर पड़ता है, 500 का नोट देता है। जब कोई आदिवासी आदमी उसके पास जाता है कार्यक्रम का चंदा मांगने के लिए, तो उसको 100 रुपए देता है और बोलता है तुमने दारू पीता है, भारी रहे। ये सोच बन गई है, ये गुलामी की सोच है। इससे बाहर आओ भाइयों। अधिकारों में और हक में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जिसको आप राइट्स बोलते हो और जिसको रिकॉग्निशन बोलते हैं, वो दोनों चीजें बहुत अलग है। हम ऐसे वक्त अंतरराष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं जब भारत सरकार ने हमको आदिवासी मानने से इनकार कर दिया है, और साले बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि भाई हमने तो आदिवासी भाई को राष्ट्रपति बनाया, हमने तो आदिवासी भाई को राज्यपाल बनाया। लेकिन उसके पीछे का षड्यंत्र देखो। राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला, वहां की राज्यपाल भी आदिवासी महिला, और मणिपुर में आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है, खुलेआम नंगा, और उसके वीडियोस दिखा के पूरे देश को दिखाया जा रहा है। और खुलेआम सड़क पर उसको गोली मार दी जाती है। तालिबान में नहीं हुआ है ऐसा, इंडिया में हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुमको धमकी दे रहे हैं, तुमको मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी मां बहनों के साथ भी ऐसा ही होगा। मणिपुर के आदिवासी सशक्त थे, उनके पास संगठन था, फिर भी उनकी मां बहनों को सड़क किनारे ले जाके सड़क पे नंगा घुमा रहे और उनको खुलेआम गोली मार दिए। प्रधानमंत्री देश का अभी तक के पार्लियामेंट पे इस पे डिस्कस नहीं किया। इलेक्शन चल रहे हैं, अभी विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, कई आदिवासी नेता प्रधानमंत्री के पीछे जाएंगे। अबे कम से कम पूछो तो सही कि हमारी मां बहनों को जो तुमने नंगा घुमाया और मारे, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? हमारी आदिवासी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद है क्या? अब क्या बनाएंगे इसके बाद? उसके बावजूद तुम्हारे ये हाल है। साथियों, जो आदिवासी क्षेत्र है, मैं 2 मिनट और बोलूंगा। जो आदिवासी क्षेत्र है, चाहे गुजरात का डांग जिले से लेकर तो गढ़चिरौली से लेकर बस्तर से लेकर झारखंड से लेकर उड़ीसा से लेकर आसाम से लेकर नागालैंड से लेकर मणिपुर, जिसको आदिवासी क्षेत्र बोलते हैं, पूरे देश की 70% आर्मी आदिवासी क्षेत्र में लगा दी है इन्होंने। जो अर्ध सैनिक पहले दादा, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, जिसका काम है सड़क पे रहना, सेना के बॉर्डर पे रहना, देश के बॉर्डर पे रहना, चाइना के बॉर्डर पे रहना, पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहना, उस मिलिट्री को इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में लगा दिया है। क्या समझते हैं हम इससे? कि ये सरकार चाइना से नहीं लड़ना चाहती है, पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहती है, देश के आदिवासियों से लड़ना चाहती है। एक गरीब आदमी, झोपड़े वाला, नंगा बदन, 3 का घर, और उसके बाजू में AK-47 लेकर एक सैनिक खड़ा है। अरे भैया, वो AK-47 बेच दे उसको, उतने पैसे में तो उसके घर बन जाएगा, उसके बाल बच्चे नौकरी पे लग जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने AK-47 लगा दिए। केवल तुम्हारे हक अधिकार की बात नहीं, तुम्हारी जो पारंपरिक साधन है जिंदा रहने के, उस पर भी इनकी नजर है। जल, जमीन और जंगल। तुम्हारे क्षेत्रों में बंदूक की गोली मिलेगी, लेकिन पैरासीटामोल की गोली नहीं मिलती, बुखार की गोली नहीं मिलती। 14-14 साल की लड़कियां, 22 साल की लड़कियां, उनके हाथ में बंदूक है। कोई नेता में दम नहीं है, उनसे पूछे बेटा ये उम्र में तो तेरे पास किताब होना चाहिए, बंदूक कैसे आई? ये आदिवासियों के हालात है। और साले कुछ टुटफंडे नपुंसक मानसिकता के लोग जो है, ये भील है, ये बारेला है, ये पावरा है, ये जातिवाद करने वाले जितने नपुंसक है, इनको चप्पल मार से भगाओ समाज के बीच में से। समाज का संस्कृति एक,
तुम्हारा डीएनए एक, तुम्हारी सभ्यता एक, तुम्हारे अधिकार एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। समाज एक है तो तुम्हारी विचारधारा भी एक होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे से अनजान बन के जी रहे हो और वो लोग तुम्हारे बाल बच्चों के पेट से रोटी निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस देश के सबसे ज्यादा लोग जेल में जितने कैदी है उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी है। इस देश में जितने गरीब मजदूर है उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी, और मजदूरी करने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा आदिवासी है। जिसपे बलात्कार होता वो महिलाएं भी सबसे ज्यादा आदिवासियों की है। सबसे ज्यादा विस्थापित कौन हो रहे हैं, किनको बेघर किया जा रहा है, आदिवासियों। किनकी जमीनें लूटी जा रही है, आदिवासियों। भाइयों, अब गढ़चिरौली में हुआ है, बस्तर में हुआ है, अब इधर सह्याद्री में होगा, सतपुड़ा में भी होगा। आप लोग संगठन के नाम पे क्या कर रहे हैं? किस संगठन के मार्फत आप इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ लोगे? कौन से नेता लड़ेंगे? बताओ, महाराष्ट्र में कौन सा नेता है जिसके घर मैंने जाना चाहिए? नाम बताओ उसको। तुम्हारे पास नेता भी नहीं बचे कि जो इस समाज की बागडोर को लेके ले सके, चल सके, उसको समझा सके, संभाल सके। कोई नेता भी नहीं बचा। हर पार्टी में आदिवासी गुलाम के जैसा है, चाहे कोई भी पार्टी रहे। आदिवासियों की कीमत नेता जैसी नहीं है, एक गुलाम जैसी है। तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। टिकट को लेकर, टिकट के लिए बड़े बड़े नेता कार लेके, पैसे लेके घूमते रहते हैं आदिवासी नेता। ये सांसद तो बन गए, लेकिन खुल के बात करना भी नहीं आता। ये बेईमानी है, जिसको सामाजिक बेईमानी बोलते हैं। ये पूंजीपतियों के इशारे में चलने वाले लोग हैं, कठपुतली है। इसलिए मैं ऐसे नेता को क्या बोलता हूं, बुरा नहीं मानना। मेरी माता है, मेरी बहन है। आज के दिन जिन लोगों की आपने सामने फोटो लगाई है, इनको देख लो अच्छे से। ये आपके पिताजी नहीं थे, आपके मामा नहीं थे, आपके काका नहीं थे, लेकिन आपके लिए अपनी जान दे दी है। इनके दिमाग में एक ही चीज थी, समाज। बहुत बड़ी चीज है समाज। भगवान टंटाबिल को जब फांसी दे रहे थे तो उनसे पूछा गया, आप किसको मिलना चाहते हैं? उनकी भांजी, उनकी बहन सामने थी, उनको पहचान नहीं पाया। 20 साल बाद उसकी सूरत बदल रही थी, उसकी भी सूरत बदल गई। खुद अपनी भांजी बहनों को पहचान नहीं पाया भगवान टंटाबिल। और उन्होंने बोला कि मैं आखिरी बार भगवानों को देखना चाहता हूं। तो वो अंग्रेज बोला, भगवान तो ठीक है, ये भगवानों को देखना है, यानी कितने सारे भगवान लाएंगे तेरे पास? तो अंग्रेज को उसने बताया कि जो लोग बाहर में मेरे लिए खड़े हैं, मैं उनको एक बार ऊंचाई से जाके देखना चाहता हूं। तो जबलपुर जेल में 22 फीट की एक सीढ़ी है जिसको कुतुब बोलते हैं। वो कुतुब पे भगवान टंटाबिल को खड़ा किए और उन्होंने पूरे समाज को हाथ जोड़ के ऐसा विनती की है, आखिरी बार भी अपने समाज को देखना चाह रहा था वो व्यक्ति। मरने के पहले पूरे दीदार अपने बाल बच्चों के नहीं, अपने परिवार के नहीं, किसी के नहीं, केवल समाज को देखना चाहता था कि जिसके लिए मैं जिया हूं, जिसके लिए लड़ा हूं, जिसके लिए मरने जा रहा हूं, क्या वो मेरी विचारधारा पे चलेगा? इतनी बड़ी सोच लेकर भगवान टंटाबिल को फांसी के तख्ते पे लेके गए। उनकी फांसी भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। कोई बोलता है कि उनको वहां से गायब कर दिया गया, इसलिए क्योंकि उनकी कोई मजार नहीं है। जो मैं शोध कर रहा हूं, जो रिसर्च कर रहा हूं, उसमें मुझे मिला कि भगवान टंटाबिल की कोई मजार नहीं है। और ये जानते थे मनुवादी कि अगर इसकी मजार बन गई तो यह भगवान बन जाएगा इस देश का। 28 साल तक हथियार बंद लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति का नाम है भगवान टंटाबिल रेंगा कोरकू। आप उसके वंशज हो, आपके अंदर उसका खून है। जिस अंतरराष्ट्रीय दिवस को आप लोग मना रहे हैं, मुझे फख्र है
बिरसा ब्रिगेड ने अंतरराष्ट्रीय दिवस पर भारत के 6 आदिवासी शहीद वीरों का फोटो लगाने के लिए मजबूर किया उनको। उसमें भगवान टेंटाबिल की भी फोटो थी। आज अमेरिका का आदिवासी भी जानने लग गया है कि कौन रॉबिन हुड है। अंग्रेजों ने रॉबिन हुड बोले उसको, और यहां के कुछ मनुवादियों ने बोले ये तो डकैत है, क्योंकि तेरी नाक काटा, हाथ काटा, मंदिरों का निर्माण नहीं किया, कुओं का निर्माण किया भगवान टेंटाबिल ने ताकि पानी पिएंगे, तालाबों का निर्माण किया ताकि खेती करेंगे। यह है भगवान टेंटाबिल। और उसको याद करना आज के दिन यानी आदिवासी अधिकार दिवस पर उसको याद करना, इन शहीदों को याद करना हमारा कर्तव्य है। इस देश में आदिवासियों के हिस्से में कुछ भी चीज ऐसी नहीं आई थी। लाखों लोग मरे हैं जिसका इतिहास दबा के रखा गया है। मैं खुलेआम बताता हूं कि इस देश के 70 से 80% लड़ाई ब्रिटिशों से, जमींदारों से, मनुवादियों से आदिवासियों ने लड़ी है। इसलिए पूरी आदिवासी कौम स्वतंत्र सेनानी है। जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए उनके नाम स्वतंत्र सेनानी में है। जिनकी तो परिवार का परिवार पूरा क्रिमिनल ट्राइब बन गया है। क्रिमिनल ट्राइब यानी ही स्वतंत्र सेनानी। जिन जिन लोगों ने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में, मनुवादियों के खिलाफ में, उनको स्वतंत्र सेनानी यानी इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब बोला है, गुनहगार जमात बोला है। आज के दिन इतना अच्छा नियोजन किए, एक अच्छा डिसीजन भी होना चाहिए। रंजना ताई एक महिला होके खुलेआम सामने आती है, मेरे को अच्छा लगा। बिरसा ब्रिगेड के तमाम साथी लोग, इन लोगों ने इसके पहले जो हमारे साथ हुआ है आपको सबको याद होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, किसकी क्या भूमिका थी। मैं उस पर बात करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया हूं कि ये मौका है, बता दो समाज जिंदा है। आप जिंदा हो इस बात का सबूत दो। एक एक घर भी होगा अपने समाज का तो उसको बोलो सामाजिक निर्णय और समाज के साथ जुड़ो। घर घर जाओ, उसको जोड़ के रखो। पार्टी और नेता पे भरोसा मत करो, अपनी ताकत बनाओ। जिस समाज का समाजकारण नहीं होता उस समाज का कोई राजकारण नहीं होता। अपनी ताकत बढ़ाओ। 65% आदिवासी है। आदिवासी वन साइड हो जाएंगे तो भविष्य वही तय करेंगे इस क्षेत्र का, और क्षेत्र नहीं देश का भी भविष्य तय करने की ताकत आदिवासियों में है। बहुत गंभीर स्थिति है। अब आरक्षण बंद हो गया है। बोगस आदिवासियों के प्रश्न ने पश्चिम गवर्नमेंट चुपचाप है, उल्टा उनको प्रोटेक्शन दिए और तुमको सड़क पे खड़ा कर दिए। सच है कि नहीं? चुपचाप क्यों है फिर? वो बच्चे पेशा का अधिकार मांग रहे, बेचारे 1 महीने से बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने 15 तारीख दिया था, उसको आज 16 हो गई है, अभी तक मुख्यमंत्री का मुंह नहीं खुला, एक शब्द नहीं बोले, एक आश्वासन नहीं दिए। वो छोड़ो जी, आपके नेता भी चुप है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरदार सही है या सरदारी गद्दार है। आप लोग एक महत्वपूर्ण बैठक रखे हैं। मैं बड़े जोश से आया, मैं बीमार था, मुझे चिकनगुनिया हो गया। मैं रंजना ताई को इसके लिए रिस्पेक्ट करता हूं कि वो सब संगठन के लोगों के साथ मिलकर रहती है। लोग कुछ बोलते हैं, लेडीज के लिए ये बहुत बड़ा काम होता है। जो बच्चे जेल में गए, जिन लोगों ने इतना काम किए, मैं उनको सबको बोलता हूं आपस में सब मिलजुल के रहो। अपनी कमजोरी का फायदा मत उठाने दो किसी को। मैं नेता, वो नेता, ये नेता, मैं यहाँ का अध्यक्ष, मैं वहां का अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष छोड़। अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा तो क्या उखाड़ लेगा? यहां कुछ नहीं रहेगा तो क्या कर लेगा? विचारों से होना चाहिए। ये समाज नेताओं के विचारों से जिंदा नहीं रह सकता, ये समाज शहीदों के विचारों से जिंदा रह सकता है। बिरसा मुंडा ने बोला समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है।
आपको विचारों से तैयार होना है मेरे भाइयों। विचारों का कारखाना करो। बड़ी मुसीबत है अपने लोगों की। अपने लोग बोल तो देते, लड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये आम आदमी की नहीं, नेताओं की भी यही हाल है। सिर्फ उसके कपड़े सफेद रहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। आप लोगों से मेरी विनती है, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, लीडरशिप कैसे होना चाहिए, उसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, उस पर विचार करो। आप लोग समझदार हैं। इतनी मेहनत से, इतने सुंदर, इतने पैसा लगा के, इतना सब कुछ करके आप लोगों ने इतनी अच्छी मीटिंग अरेंज की है। इसका अच्छा मैसेज जाना चाहिए। मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, गुजरात से लोग आए हैं, वो बच्चों ने डांस किए, इतना प्यारा डांस किए, मैं रो रहा था वो लोग जब नाच रहे थे। ये शायद आपको नहीं मालूम होगा। आखिरी बात बोलते बोलते जा रहा हूं दादा। ये डिमोट फाइनल करके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जिसको सोशल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड का सबसे अच्छा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में माना गया। उसने बताया कि इस देश में 1932 तक नहीं, 22 तक, जब तक ये क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था, आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज पहनने के ऊपर टैक्स लगता था। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देना पड़ता था यहां पर। यह सच्चाई है। इस परंपरा के खिलाफ में भगवान टंटा भील ने लड़ा। मैं बार बार भगवान टंटा भील की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप लोग अपने आप को भील वंश का बोलते हैं। सच्चाई है कि तुम्हारे वंश में, तुम्हारे खून में सच्चाई है क्या? कोई भगवान ने ऐसी लड़ाई लड़ा हमारे लिए? अरे हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। हम हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। ऐसी अवस्था से तुमको बाहर लाने वाले भगवान का नाम है भगवान टंटा भील। राघोजी भांगरे, बेबुरो शर्मा के। आप लोग इतने देर से बैठे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको मंच मिल गया, ये साला यही धंधे करता है, यही काम करता है। लेकिन साथियों, मैं तो वही काम करता हूं जो मेरे को करना है। आप करते हो क्या? मैं आया हूं आप लोगों के बीच में आग लगाने के लिए, ये बताने के लिए आप बहुत संख्या में हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ संगठित हो जाना है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बराबर कह रही है। सिर्फ एक जगह बैठ जाओ बस, लोगों के हाथ पैर हिलने लग जाएंगे, उनका बीपी बढ़ जाएगा। हम एक जगह बैठना सीख जाए बस। सब समस्याओं का समाधान संगठन से निकलता है, एकता से निकलता है। रवि रंजना ताई बोल रही थी आदिवासी एकता, तो आधे लोग देख रहे थे ये क्या बोल रही है। आदिवासी एकता जिंदाबाद ऐसा नारा दे दिए, मामला खत्म हो गया। वहां बिरसा ब्रिगेड के लोग नारा दे रहे थे, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है, ये सब ठीक है। कौन आया? शेर आया। शेर को तो मस्त मार रहे हैं अभी, गिन गिन के मार रहे हैं। शेर जिंदा है क्या देश में? ये देश में शेर की चिंता है। शेर को नहीं मारना चाहिए, जो मारेगा उसको 12-25 साल की जेल। लेकिन आदिवासियों की चिंता गवर्नमेंट को नहीं है। सेंट्रल मेस दे रहे हैं आपको। अब आपका बच्चा आश्रम स्कूल में पढ़ेगा, उसको खिलाने की जो मर्जी है वो ठेकेदारों की रहेगी। तुम्हारे बच्चे को डीबीटी देते हैं, डीबीटी के नाम पर केवल 10 महीने का दे रहे डीबीटी, 12 महीने की नहीं, 2 महीने की गवर्नमेंट खा रही है। यानी गवर्नमेंट बोलती है बेटा तू 12 महीने ही 10 महीने ही खाना 10 महीने ही पढ़ाई करना, 2 महीने का तेरे को नहीं दूंगा, 2 महीने का तो मैं लूंगा। पहले स्कॉलरशिप मिलती थी तो 12 महीने की पढ़ाई की व्यवस्था थी, अब तुमको 10 महीने पढ़ाई। यानी तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, उसको रिफ्यूज कर रही है। यानी जो राज्य की जवाबदारी आदिवासियों के प्रति, उससे सरकार अपने आप को हटा रही है। इतनी बेइज्जती किसी समाज की नहीं होती है भाइयों। मध्य प्रदेश का कांड याद है? आदिवासी आदमी के ऊपर पेशाब कर दिया था।